हेलो फ्रेंड्स। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री पेपर वन मेंस की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें 3-4 टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है बांग्लादेश वार 1971। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस पे क्वेश्चन आ सकता है किसी भी फॉर्म में, जैसे कि शिमला एग्रीमेंट और भारत ने वार क्यों जीता, कैसे डिफरेंट है इस वार में बाकी की चीजों से, कैसे अलग है 1962 का वार चाइना के साथ में और 1965 का वार पाकिस्तान के वार से, कैसे ये वार अलग है। तो ये सब चीजें इसमें हैं। तो ये कैसे शुरुआत हुई इस वार की, सब कुछ मैं आपको थोड़ा कंटेक्स्ट बताता हूँ इसका। देखिए, बांग्लादेश जब हमारा देश का विभाजन हुआ था तो दो तरह से विभाजन हुआ था, एक वेस्टर्न फ्रंट पे, एक ईस्टर्न फ्रंट पे। वेस्टर्न फ्रंट में आपको पता होगा जो अभी का पाकिस्तान है, यानी पंजाब को आधा करके और नॉर्थ जो NWF जो बाकी जो एरियाज है, सिंध है, बलूच है, वो गया वेस्टर्न पाकिस्तान में। और ईस्टर्न पाकिस्तान में क्या आया? ईस्टर्न पाकिस्तान में आया फिलहाल का बांग्लादेश। यानी उस टाइम पे बंगाल को दो भागों में विभाजित करके जो पार्ट आया था, यानी वेस्ट बंगाल हमको मिला था और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान को मिला था। यानी दो फ्रंट पे पार्टीशन हुआ था। बीच में इन दोनों पाकिस्तान के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन लाइन नहीं थी, कोई कॉरिडोर नहीं था, तो वो सिर्फ समुद्र के रास्ते से संपर्क करते थे एक दूसरे को। और अब देखिए, चलो ये दो भागों में विभाजित तो हो गया, लेकिन जो पाकिस्तान का ईस्टर्न पोर्शन था, यानी अभी का बांग्लादेश, उनके साथ हर तरह से पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली उनके साथ इंपीरियलिज्म, यानी कि जो ब्रिटिश हमारे साथ व्यवहार करते थे पूरे इंडिया के साथ 1947 से पहले, वही व्यवहार वेस्टर्न पाकिस्तान अभी फिलहाल के बांग्लादेश के साथ कर रहा था। यानी देखिए कैसे किस तरह का इनजस्टिस उनके साथ हो रहा था। वहां पे फेमिन आता है, तो कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता बिल्कुल भी उनकी समस्याओं की तरफ। यानी देखिए, अब हमारे स्टेट में किसी भी तरह से फेमिन आता है तो पूरा का पूरा देश का जो सिस्टम है वहां अनाज पहुंचाने में लग जाता है। तो पाकिस्तान में अगर वहां ईस्टर्न पाकिस्तान में अगर फेमिन आया तो वो कुछ भी एक्शन नहीं लेते थे और लोगों की जानें बहुत जाती थी। फॉरेक्स, वहां जूट इंडस्ट्री थी, यानी वैसे तो जूट इंडस्ट्रीज काफी हमारे एरिया में आ गई थी, लेकिन जो भी कुछ वहां पे बची थी तो एक अच्छा खासा वहां पे फॉरेक्स, यानी फॉरेक्स का जो विदेशी डॉलर वगैरह है या विदेशी करेंसीज है वो होता था। ये जो फॉरेक्स था वो पाकिस्तान हथियार खरीदने में यूज करता था। यानी वहां तो खाने के दाने नहीं, फेमिन आया हुआ है और यहाँ ये हथियार खरीदने में लगे हुए हैं। और दूसरा देखिए, जो बंगाल था वहां के लोग हमेशा से इंटेलेक्चुअल लोग थे। इंटेलेक्चुअल जैसे राजा राम मोहन राय, जो AK घोष, वहां पे रैना सा भी आया था, आपको पता होगा। तो और पाकिस्तान था बिल्कुल डिक्टेटरशिप टाइप का मिलिट्री रूलर। तो बंगाल के लोग काफी ओपन और डेमोक्रेटिक वे में जीना चाहते थे, और ये लोग बिल्कुल पाकिस्तान के लोग, आपको पता ही है कैसे डिक्टेटरशिप और बहुत ज्यादा ऑपरेशन वगैरह इन चीजों में वहां पर हो रहा था। अब और किस चीजों का, और इसके अलावा देखिए, ये तो मेन एग्जांपल्स मैंने दिए, बाकी हर तरह से पॉलिटिकल वे में भी उनको पार्टिसिपेशन बहुत कम दिया जाता था। यानी कि जो राज हो रहा था, रूलिंग बनता था, वो हमेशा वेस्टर्न पाकिस्तान का होता था। यहाँ के लोगों का सरकार में पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था। तो इस तरह के अत्याचार वहां पे हो रहे थे। अब 1970 जब आया, जो वहां के रूलर थे याहा खान, पाकिस्तान में राज कर रहे थे याहा खान, तो इन्होंने पहली बार डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन करवाने चाहे। अब ध्यान देने वाली बात देखिए ये क्या है, उस टाइम पर हमारे तो 5वें इलेक्शन थे 1971 में, फिफ्थ जनरल इलेक्शन हुए थे, और पाकिस्तान में 1971 में पहले जनरल इलेक्शन की बात चल रही थी। और देखिए, और ये उम्मीद ये की जा रही थी कि ये जो जनरल इलेक्शन होंगे, जो पार्टी सत्ता में आएगी वो एक डेमोक्रेटिक वे से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी? बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। देखते हैं क्या हुआ। देखिए, दो पार्टीज उस टाइम पर लड़ाई लड़ रही थी। जो वेस्टर्न पाकिस्तान है वहां वो लड़ाई लड़ रहे थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनकी पत्नी आपको पता होगा बेनजीर भुट्टो, जिनकी हत्या कर दी गई थी, और उनके बच्चे अभी बिलावल भुट्टो, वो पाकिस्तान में अभी भी इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो वेस्टर्न पाकिस्तान में लड़ रहे थे, और यहाँ पर बांग्लादेश जो है फिलहाल का ईस्टर्न पाकिस्तान, वहां पे है मुजिबुल अल रहमान, जिनकी बेटी अभी शेख हसीना और अवामी लीग जो है अभी सत्ता में है, यानी वो मुजिबुल अल रहमान की बेटी हैं, और उन्होंने बांग्लादेश के लिए फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा था। ये नेशनल अवामी लीग की हैं। देखिए अब क्या हुआ, मुजिबुल का कैंपेन था वो सभी इसी पे बेस करा कि हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, और एक वहां के लोगों में गुस्सा था, क्योंकि गुस्सा इस बात को देखिए आप, हमारी लैंग्वेज तक आपको पनपने नहीं दे रहे हैं। वहां के लोग बंगाली चाहते थे और पाकिस्तान उर्दू उन पे लोगों पे थोप रहा था।
तो हर रूप से उनका दमन हो रहा था। वो बस यही मैंने आपको बताया, उम्मीद की जा रही थी कि ये इलेक्शन होके एक डेमोक्रेटिक वे में कॉन्स्टिट्यूशन आएगा और इन जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग हैं इनको न्याय मिलेगा। लेकिन अब देखिए जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कॉलोनियल वे में हो गई थी। तो ये भी एक वहां के लीडर्स जो वेस्टर्न पाकिस्तान है उनकी लीडरशिप को लगता था कहीं ना कहीं अगर ये इलेक्शन जीत गया मुजीबुल उल रहमान तो एक ये अलग होएगा, यानी एक जैसे सेंटिमेंट्स उभर के आते हैं उस टाइम पे वो सेंटिमेंट्स उभर कर आ रहे थे और उन्होंने बिल्कुल भी लैंग्वेज वगैरह सबके खिलाफ में विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, जब जीत के इलेक्शन का रिजल्ट आया तो क्या हुआ, देखिए इलेक्शन के रिजल्ट में तो उनकी इतनी सीटें आई मुजीबुल उल रहमान की कि वो अकेले रूप से अपने अकेले दम पर पूरे का पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्थापित कर सकते थे। इतना मतलब बहुत भारी बहुमत से जीत के आए। यानी देखिए जो ईस्टर्न पाकिस्तान में वहां पे 169 सीट्स थी तो ये जीते 167 सीट्स मुजीबुल उल रहमान, और वहां पे वेस्टर्न पाकिस्तान में 144 सीट्स थी, वहां पे 144 से जुल्फिकार अली भुट्टो जीते 88 सीट्स। तो ये एग्जांपल है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है इनमें से। तो देखिए आप, तो अकेले अपने दम पे 167 के सीट्स में वो पूरी पाकिस्तान में राज कर सकते थे। अब इस बात से तो पूरा का पूरा वेस्टर्न पाकिस्तान हिल गया, यहा खान भी डर गए, अरे यार ये इलेक्शन करवा के तो मैंने गलती कर दी। तो उन्होंने नेशनल असेंबली पोस्टपोन कर दी। उन्होंने कहा ठीक है रिजल्ट तो आ गया, अब गवर्नमेंट कुछ नहीं बनेगी भाई, जाओ यहां से। तो ये ऐसा होते ही जनरल स्ट्राइक स्टार्ट होगी, यानी ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग तो बिल्कुल भड़क गए। अभी फिलहाल के बांग्लादेश के जो लोग हैं उन्होंने रेलवे एयरपोर्ट सब बंद कर दिए, और वहां पे ये होते ही जो वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग हैं यानी पूरा पाकिस्तान उस टाइम पे मैं कहूंगा वहां उन्होंने अपनी भेजी फोर्सेस भेजी, मिलिट्री भेजी सारी की सारी, यानी बहुत ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस वहां पे बढ़ा दी। और मुजीबुर जो रहमान थे लीडर थे वहां के, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको एक दूर लोकेशन में वेस्टर्न पाकिस्तान में कहीं ले जाया गया सीक्रेट लोकेशन पे। और देखिए यहां पे क्या हुआ, जो एक्साइल थे यानी उन्होंने क्या एक्साइल में वो घोषणा कर दी कि अलग से हमारा देश है बांग्लादेश, मतलब आप प्रवासी जिसे कह सकते हैं, और उन्हें प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बना लिया अपने। और गोरिल्ला वार लड़ने के लिए आर्मी से रजाकार की गवर्नमेंट जो है वो गोरिल्ला वार लड़ने लगे रजाकार। उसके बाद क्या हुआ देखिए, अब ये सिविल वार नहीं था। ये कहने को तो ये था कि एक सिविल वार, जर्मन एक जर्नलिस्ट ने वहां पे टिप्पणी की थी, पाकिस्तान इज गोइंग टुवर्ड्स द सिविल वार, बट डेफिनेटली इट वाज नॉट सिविल वार, इट वाज जिनोसाइड, नरसंहार जिसे आप कह सकते हैं वो था। बिल्कुल एक तरफा आर्मी वहां पे लोगों को मार रही थी। तो अब बात आती है, चलो ठीक है ये इंडिया क्यों वार में गया, ये सब ठीक है, पाकिस्तान में जो चल रहा है वो चल रहा है, भाई हमें क्या लेना देना, हम क्यों वार में गए। दोस्तों बहुत सारे रीजंस हैं इसके। देखिए जब बांग्लादेश और हमारा बॉर्डर मिलता है तो बांग्लादेश में जो अगर कुछ घटित होएगा तो वहां से रिफ्यूजीज डेफिनेटली ऑफकोर्स इंडिया में ही आएंगे। तो अप्रैल में रिफ्यूजीज की संख्या थी हमारे वहां पे 1.2 मिलियन, लेकिन अगस्त आते आते इनकी संख्या होगी 8 मिलियन। तो देखिए इतने भारी संख्या में ये रिफ्यूजीज हमारे आने लगे। कहां कहां आ रहे थे ये, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, सब जगह आ रहे थे। इवन मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी कैंप लगाए गए थे। देखिए इंडिया की पॉलिसी हमेशा ही ओपन डोर पॉलिसी रही है, जो भी हमारे पास आएगा हम उसका सम्मान करेंगे, हम उसको पनाह देंगे, क्योंकि हम एक बढ़िया देश है सीधी सी बात है। और देखिए सारा का सारा बर्डन वो था उस टाइम पे सेंटर झेल रहा था, यानी स्टेट्स के हाथ में कुछ भी नहीं था, स्टेट्स पैसे नहीं दे रहा था। तो स्टेट्स को तो वैसे ही प्रॉब्लम तो बहुत थी। देखिए बर्डन जब रिफ्यूजीज आते हैं तो एक तरह का बर्डन नहीं होता, बहुत तरह के बर्डन होते हैं। उनको खाना कहाँ दे, उनको रहने के लिए जगह, और जो रिफ्यूजीज आते हैं सारे अच्छे रिफ्यूजीज भी नहीं होते, क्राइम भी बढ़ता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि ये इंडिया और इजराइल दोनों मिलकर कर रहे हैं, मतलब दोनों मिलकर बांग्लादेश में आग भड़का रहे हैं। ऐसा दूर दूर तो कुछ नहीं था, इजराइल तो पिक्चर में भी नहीं था उस टाइम पर। और क्या रीजन था इंडिया के लिए, क्यों इंडिया ने वहां पर इंडिया कंसर्निंग था। एक जो रा जो रिसर्च एनालिसिस विंग है वो चाइना वार के बाद हमने 1968 में बनाई थी। तो उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई आर्म स्ट्रेंथ है उन पर चिंता जाहिर करी थी उन्होंने, रा ने। तो इंडिया के लिए एक चिंताजनक बात थी। ये सारे रीजंस हैं, जो पहला रीजन मैंने बताया रिफ्यूजी इंडिया में आ रहे थे, दूसरा रीजन रा की जो कमेटी की रिपोर्ट, ये सारे रीजंस हैं क्यों इंडिया ने वार किया। तीसरी बात है उस टाइम पर इसकी चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। तो हमने तो चाइना से वार हारा थे हम तो उसी टाइम पर, तो हमें तो बिल्कुल हमें लाजमी था हमें इस बात से डर लगना या फिर कंसर्निंग होना। तीसरी जो बात थी, हमें लग रहा था कि जैसे 1965 में
पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन और अपराइजिंग फैलाना चाही थी, तो अभी भी इस बार में भी यानी इस टाइम पे भी पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में अपराइजिंग भड़का सकता है, यानी बिल्कुल कुछ ना कुछ अपने वहां पे वार छेड़ सकता है जम्मू एंड कश्मीर में। और देखिए अब बात है इंडिया का रिएक्शन क्या था इस पे, यानी जब लोग आ रहे थे, इतने सारे रिफ्यूजी आए थे, तो इंडिया ने कैसा रिएक्शन किया। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने थोड़ी एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई। इंडिया ने उन रिफ्यूजीज को पनाह तो दी, लेकिन जो वहां से लोग आ रहे थे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में सहायता की जिसका नाम है मुक्ति बाहिनी। ये मुक्ति बाहिनी ऑर्गेनाइजेशन गोरिल्ला वार कर रही थी पाकिस्तान आर्मी के साथ में। इंडिया ने इनको ट्रेनिंग दी, आर्म्स दिए और बिल्कुल जो वार के लिए टैक्टिक्स होती है सब कुछ सिखाया। और इंडिया ने क्या किया, अब इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मोर्चा सा खोल दिया। और पहले तो देखिए इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे शुरू में तो बीएसएफ के लोग, बाद में इवन इंडिया की आर्मी ने इनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए इंडिया के लिए कितना सीरियस हो गया था। इवन चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम पे टिप्पणी की थी कि ये इंडिया का ग्रोस इंटरफेरेंस है, इंडिया क्यों इनको ट्रेनिंग दे रहा है। दूसरा इंडिया का रिएक्शन था, इंडिया ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजना स्टार्ट कर दिया यूरोप में, अफ्रीका में, अपना पक्ष रखने के लिए वर्ल्ड के सामने कि देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, हमको वार छेड़ना एकदम हमारे लिए, हम हेल्पलेस हो जाएंगे अगर कुछ हुआ नहीं तो, अगर कुछ ईस्टर्न पाकिस्तान में कुछ सोल्यूशन नहीं निकला तो, क्योंकि देखिए कब तक रिफ्यूजीज का बोझ सहन करते हैं। और देखिए रिफ्यूजीज बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे थे, ये तो आप हमारी विल पावर ही कहिए कि हम उनको सहन कर रहे थे। और हमने अमेरिका को भी कहा भैया इनका जल्दी से सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि अमेरिका तो बिल्कुल पाकिस्तान की साइड था, तो हमने अमेरिका को पंचायती मेंबर की तरह कहा कि भैया इनका सोल्यूशन निकलवा दीजिए, नहीं तो हम तो इतना बोझ नहीं सहन कर सकते। अब यूएसए क्यों पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था, यूएसए पाकिस्तान की हेल्प देखिए इसलिए कर रहा था क्योंकि उस टाइम पर चाइना के साथ यूएसए की नई नई नजदीकियां बढ़ी थी, तो ये एक तीनों का अलायंस बन रहा था वहां पे, पाक प्लस में चाइना प्लस में यूएस। चाइना और पाक की दोस्ती गहरी है बहुत ज्यादा, तो यूएसए चाइना की तरफ आ रहा था, तीनों की एक जबरदस्त अलायंस वहां पे बन रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए अब बात यह है कि पाकिस्तान, इंडिया ने इस बात को पूरे वर्ल्ड के सामने पुरजोर तरीके से सामने से रखा। इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान अपने ही लोगों को मार रहा है, उन लोगों को मार रहा है, उनका कसूर सिर्फ इतना है, उन्होंने ये सोचा कि इलेक्शन के बाद हमें डेमोक्रेसी मिलेगी, इलेक्शन के बाद हमें अपना हक मिलेगा, इलेक्शन के बाद हमें सत्ता में पार्टिसिपेशन करने को मिलेगा, सिर्फ इसलिए पाकिस्तान वहां के लोगों को मार रहा है। और जब अमेरिका ने ये कहा, इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दी। इंदिरा गांधी ने पता क्या कहा, जब उन्होंने कहा कि यूएस ने कहा कि इंडिया सहायता करे उन रिफ्यूजीज को वापस ईस्टर्न पाकिस्तान को भेजने में, यानी इंडिया के पास जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं, इंडिया उन रिफ्यूजीज को लौटा के दोबारा ईस्टर्न पाकिस्तान में भेज दे। तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पर बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दी। इंदिरा गांधी ने कहा, ध्यान से सुनना, इंदिरा गांधी ने कहा अगर जो ज्यूज यानी इजराइल के जो लोग यानी ज्यूज कहते हैं ना उनको, जो वो हिटलर जब उनको मार रहा था, यानी जर्मनी से जब वो ज्यूज डरकर हिटलर के डर से भाग रहे थे, क्या आप उनको भी यही कहते हैं कि वापस हिटलर के राज में जाइए। इतनी जबरदस्त स्टेटमेंट थी उस टाइम पे, इसका बहुत प्रभाव पड़ा। यानी इंदिरा गांधी की देखिए उस टाइम पर तारीफ भी की जाती है कि इंदिरा गांधी दबी नहीं यूएस से, यूएस ने बहुत कोशिश करी उस टाइम पर इंडिया को दबाने की। रिचर्ड निक्सन उस टाइम पर अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत कोशिश की इंडिया को बुलिंग करने की, इनको डरा धमका के पाकिस्तान की साइड ली जाए। लेकिन हमने क्या किया, हमने यूएसएसआर का साथ लिया। और यूएसएसआर हमारे साथ में क्यों आया, देखिए अब यूएसएसआर को भी पता है एक फ्रंट खुल गया था वहां पे, और तीन तरह का वहां पे फ्रंट था कि पाकिस्तान, चाइना और यूएस एक तरफ, तो यूएसएसआर को भी भारत के रूप में एक एलाई मिल गया, यानी साथी मिल गया, पार्टनर मिल गया। इंडिया बहुत ज्यादा हथियार खरीदने को तैयार था यूएसएसआर से, उनको एक कस्टमर मिल गया, और भी बहुत सारे रीजन है क्यों आया। अब यूएसएसआर ने पेशकश की कि हमको TU बॉम्बर देंगे, वो एक महत्वपूर्ण बॉम्ब थे उस टाइम पे। टेक्नोलॉजी वैसे यूएसएसआर की इतनी अच्छी नहीं थी, इंफीरियर टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फायदा उस टेक्नोलॉजी का यह था कि वो बिना किसी स्ट्रिंग्स के साथ आ रही थी, बिना किसी कंडीशंस के साथ आ रही थी, कोई यस और नो नहीं था, लीजिए आप टेक्नोलॉजी लीजिए, खुलेआम बिल्कुल खुले दिल से लीजिए, जबकि वेस्ट बहुत ज्यादा आनाकानी करता था। उसके बाद क्या हुआ, सरदार स्वर्ण सिंह थे उस टाइम पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, वो यूएसएसआर की यात्रा पर गए, हमने साइन की, जब वो यूएसएसआर की यात्रा में साइन की, हमने यूएसएसआर के साथ साइन की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, याद रखिएगा, बहुत यानी हिस्टोरिकल ट्रीटी थी इंडिया और यूएस के बाद। अगर हम कहें कि हमने इंडिया ने जो बांग्लादेश वार जीता और इस ट्रीटी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब
इंडिया, देखिए अब जो यूएसएसआर और चाइना की भी उस टाइम पर नहीं बनती थी, उसका रीजन है एक, उसका रीजन ये है कि इंडिया और चाइना के बीच में तो संबंध, देखिए चलो 1962 में एक लड़ाई हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन उसी टाइम हाल फिलहाल में ही 1968-69 में यूरी रिवर पे इनके बीच में क्लैशेस हुए थे, यूएसएसआर एक तरफ और चाइना एक तरफ, इनका भी तो बॉर्डर लगता है ना आपस में, तो यहाँ पे इनके बीच में क्लैशेस हुए थे, तो इनके बीच में रिलेशन बिल्कुल ही खराब थे, तो एक अलायंस उभर कर आ रहा था यहाँ पे, इंडिया और यूएसएसआर एक तरफ और बाकी वो तीन एक तरफ। अब देखिए माओ थे उस टाइम पर, तो माओ भी रशिया की पहले उन्होंने बात की थी रिविजनिज्म की, ये आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन दोनों मार्क्सिज्म है, शायद जो पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी ये लोग जानते हैं उनको ये पता होगा। यूएसएसआर और चाइना दोनों एक ही तरह के मार्क्सिज्म के मॉडल पर कम्युनिज्म लाना चाहते थे, और जो माओ था वो रशिया यूएसएसआर के कम्युनिज्म के मॉडल से खुश नहीं था, वो कहते थे कि हमारा कम्युनिज्म का मॉडल अच्छा है, इसलिए दोनों के बीच में एक वहां पे डिफरेंसेस आ गए थे। तो उस ट्रीटी के बाद में हुआ क्या, उस ट्रीटी के बाद में तो इंडिया के बीच में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया, और जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, वो भी सोवियत यूनियन गई, उन्होंने और बहुत ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में भी गई, उन्होंने उस बार बार ये जोर देकर कहा ये सिविल वार नहीं, ये नरसंहार है, एक दिन दहाड़े एक नरसंहार चल रहा है पाकिस्तान की फोर्सेस के द्वारा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने सेलिंग स्टार्ट कर दी, मतलब वहां पे इंडिया के बॉर्डर पे पाकिस्तान ने सेलिंग जवाब स्टार्ट कर दी ईस्टर्न बॉर्डर पे, यानी बांग्लादेश के पास में। तो इंडिया ने भी उसका जवाब दिया, इंडिया ने उनको कवरेज भी दिया, जो रिफ्यूजीज आ रहे थे कवर फायर दिया, यानी वो आसानी से बिल्कुल इजीली इंडिया में एंटर कर जाएं, उनको नुकसान ना पहुंचे। और अब बात निकल कर आती है, देखिए क्या है ये, अभी तक तो वार स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन रीजन कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया ये वार क्यों जीता, इंडिया ये वार क्यों जीता, क्या रीजन थे ये वार इंडिया जीत पाया। ये पहला, यू कैन से दैट पहली मिलिट्री जीत थी हमारे द्वारा, यानी 62 में तो हम हार गए थे, 65 में कुछ इंक्लूसिव सी फाइट निकली थी, तो 70 जो 1 का वार था, 10 को से पहली जीत थी हमारी। तो इसके रीजंस क्या थे, रीजन ये थे कि इंडिया की, सीधी सी बात है, इंडिया की आर्मी उस टाइम पे सुपीरियर थी, हमने एक अच्छी खासी शॉपिंग कर रखी थी, पहले से हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा था मिलिट्री में, क्योंकि 62 की लड़ाई के बाद हमने सबक सीखा था। तो इंडिया की आर्मी सुपीरियर थी पाकिस्तान से। पाकिस्तान को लगता था कि यूएस और चाइना हमारी हेल्प के लिए आएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आए उनकी हेल्प के लिए। तो उसके बाद में हमारी इंटेलिजेंस भी अच्छी थी, हमने इंटेलिजेंस पे काफी ध्यान दिया था, हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन पहले ही थी पाकिस्तान के मूव्स के बारे में, तो ये भी एक लड़ाई का एक बढ़िया। तीसरा जो रीजन है, पाकिस्तान की फोर्सेस का मोराल बहुत डाउन था। मोराल उनका क्यों डाउन था, क्योंकि देखिए वो अपने ही लोगों के खिलाफ में एक लड़ाई लड़ रहे थे, और बहुत सारे तो ऐसे थे कि वो उनके खिलाफ मुक्ति बाहिनी में जाके उनको सारे रूट्स का पता था, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उनका मोराल डाउन था, उनको लग रहा था कि हम चारों तरफ से घिर जाएंगे, इस तरह की बातें। और फिर बात निकल के आती है कश्मीर और पंजाब में, देखिए अब क्या हुआ, ये सब चल रहा था, तो ईस्टर्न बॉर्डर पे थोड़ी बहुत सेलिंग चल रही थी, तो इतना ज्यादा कुछ था नहीं वहां पे। अब क्या हुआ, पाकिस्तान ने वार छेड़ दिया इंडिया के खिलाफ में बिना किसी एग्रेशन, इंडिया ने अभी तक कुछ खास एग्रेशन दिखाया ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर में अपने फोर्सेस भेज दी पाकिस्तान ने, वेस्टर्न फ्रंट पे अपनी फोर्सेस भेज दी, यानी उन्होंने खुलेआम वार छेड़ दिया इंडिया के खिलाफ में, जबकि अभी तक तो इंडिया ने कुछ किया ही नहीं था ईस्टर्न फ्रंट में। तो जैसे ही उन्होंने वेस्टर्न फ्रंट पे वार छेड़ा, इंडिया ने ना सिर्फ वेस्टर्न फ्रंट पे इनका करारा जवाब दिया, इंडिया ने ईस्टर्न फ्रंट पे भी बिल्कुल उनके बॉर्डर के अंदर घुस गए उनके बॉर्डर के अंदर में। अब जैसे मैंने पहले बताया, मौसम भी इंडिया के साथ था, यानी दिसंबर आ चुका था, दिसंबर जब उन्होंने वार किया, पाकिस्तान ने छेड़ा, तो दिसंबर आ गया था। दिसंबर में देखिए हिमालयंस में बर्फ होती है, हिमालयंस में बर्फ होती है, तो चाइना भी एक तरफ से नहीं एंट्री कर सकता था। इंडिया के सारे मूव सोचे समझे थे, इंडिया करने को पहले भी वार कर सकता था, लेकिन इंडिया ने सही टाइम का इंतजार किया, सही मौसम का इंतजार किया, पूरे इंदिरा गांधी ने पूरे वर्ल्ड में सपोर्ट इंडिया के पक्ष में एक माहौल बनाना स्टार्ट कर दिया, हमने अपना पक्ष दुनिया के सामने रखा, तब तक माहौल भी अब हमारे पक्ष में था और दुनिया हमारा पक्ष जान चुका था, और इवन इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, जो भी वहां पे एटमोस्फेयर था वो भी हमारे पक्ष में था। अब मुक्ति वाहिनी थी, मुक्ति वाहिनी को सारे रास्ते का पता था, मुक्ति वाहिनी जो रिबल फोर्सेस थी और वो बांग्लादेश के पक्ष में लड़ाई लड़ रही थी, उनको सारे रास्तों का पता था, कहां कहां रास्ते जाते हैं, कौन कौन से रास्ते इस मौसम में बंद मिलेंगे, ये सारी चीजें हैं। और दूसरा ये है, कम्युनिकेशंस बिल्कुल बंद हो गया था ढाका और चिटगांव के बीच में, यानी चिटगांव और ढाका बिल्कुल एक तरह से कटे हुए थे। और देखिए जो बांग्लादेश के अंदरूनी स्पोर्ट भी इतने निकल कर आ रही थी, लोगों में इतना उत्साह और लोगों में इतना गुस्सा था पाकिस्तान के खिलाफ में,
तो ये भी एक कारण रहा कि इंडिया ने वार जीता। प्रोविजनल गवर्नमेंट मैंने आपको पहले बताया, बना दिया था। मुजिबुल अल रहमान तो पाकिस्तान में कैद थे किसी जगह पे, लेकिन उनके डिप्टी नजरुल इस्लाम ने वहां पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी। एक टेम्परेरी हिकअप कह सकते हैं इसको, यानी कि एक उस टाइम पर इस बीच हमने डर लगा था। बे ऑफ बंगाल में एक यूएस का शिप देखने को मिला था, यूएस का शिप, उसका नाम था 7th फ्लीट। तो हमें लगा था कहीं ना कहीं यूएस आ चुका है पाकिस्तान की सहायता के लिए। लेकिन यूएस कभी भी लड़ाई में नहीं आया। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। यूएस ऑलरेडी वियतनाम में एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा था वहां पे, और दूसरा अब जबकि इंडिया और यूएसएसआर की ट्रीटी हो चुकी थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी, तो यूएसए को भी डर लग रहा था कहीं ना कहीं इस वार में पड़ गया तो यूएसएसआर के साथ भी लड़ाई छिड़ जाएगी, इसलिए यूएसए बीच में नहीं आया। ये तभी तो मैं कह रहा हूं जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी उसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया ये वार जीतने में, क्योंकि अगर इंडिया यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन नहीं करता तो यूएसए और चाइना के आने के चांसेस वार में बहुत ज्यादा थे। तो जैसे ही वो वार जीता तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई, तो लग रहा था कि बिल्कुल भी वो वार जीत चुके हैं, अलग से हो गया। उसके बाद में सरेंडर कर दिया उन्होंने। सरेंडर की देखिए एक इंटरेस्टिंग कहानी है, ये वीडियो तो लंबा होता जा रहा है लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंटरेस्टिंग बात है ये इससे रिलेटेड नहीं है ना, एग्जाम में काम आएगी। उस टाइम पे हमारे जो रीजनल कमांडर थे जैकब का मैंने वो देखा था, इंटरव्यू देखा था, किस तरह से ये हुआ। उन्होंने देखिए बहुत उस टाइम पर बहुत डिबेट चल रही थी। डिबेट किस बात की? मिलिट्री की अंदरूनी बात है, जब मैं कह रहा हूँ एग्जाम में काम नहीं आएगी, फिर भी सुन लीजिए आप। देखिए उस टाइम पर जब वो ईस्टर्न बॉर्डर पे थे, इंडिया की फोर्सेज एंटर की थी तो उनको ढाका में जाना था, तो इस बात पर मिलिट्री के अंदर डिबेट चल रही थी, तो डायरेक्ट रस्तों में जाएं या फिर घूम फिर के जाएं। मतलब एक तो नॉर्मल हाईवे के रस्तों से जाएं, मुक्ति वाहिनी को पता होगा रास्ते, एक दूसरे रस्तों से जाएं घूम फिर के, यानी पाकिस्तान की नजरों से आए बिना, जो पाकिस्तान की फोर्सेज वहां पर है कैसे जाएं। बहुत सारी स्ट्रेटेजी सोच रहे थे वो फोर्सेज वहां पे, जो मेनक शाह भी थे और ये सारे सोच रहे थे उस टाइम पर। तो पहुंचते पहुंचते वो पहुंच गए वहां पे, ढाका के बिल्कुल बॉर्डर पर वो पहुंच गए। अब ये चल रहा था कि युद्ध विराम, यूएन जाने की बात हो रही थी। तो जो जैकब थे उनको ये कहा गया था आपके पास सिर्फ 3 दिन है, यानी जब चले थे सिर्फ 3 दिन है, किसी भी टाइम पे सीज फायर हो सकता है, यूएन में केस जा सकता है, आप जल्दी से जल्दी आपको ये वार जीतना है, क्योंकि बाद में देखिए सीज फायर होने के बाद में तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर पहले से हमारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग रहे तो कितना अच्छा होगा। तो जैकब पहुंच गए भाई, तो फोन आ गया उनके पास में कि देखिए आपने कुछ नहीं किया। जैकब कहते मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, रीजनल कमांडर थे उस टाइम पे जैकब ने अपने इंटरव्यू में कहा देखिए मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, ऊपर से फोन पे फोन आए जा रहे थे कि मिस्टर जैकब व्हाट यू आर डूइंग, मतलब आपसे एक वार नहीं जीता जा रहा, कितने दिनों से आपकी ये क्या स्ट्रेटेजी है, इस टाइप की बातें जैकब को सहन करनी पड़ रही थी। तो जैसे ही जैकब वहां पे पहुंचे बॉर्डर पे, तो वहां पे पाकिस्तान के जनरल थे, उन्होंने कहा आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, किसी भी टाइम पर कुछ भी हो सकता है, यूएन से या फिर कुछ भी ऐसा निकल के आ सकता है, सीज फायर हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जैकब सिंह ने क्या किया, जैकब गए पाकिस्तान के कैंप में, ये उनके इंटरव्यू की बात है, मतलब ये कुछ फैक्ट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन वैसे जैसे उन्होंने बताया, ये उन्होंने वो पाकिस्तान की जनरल की टेबल पर गए, उन्होंने एक पर्चा रखा टेबल पे, पर्चा रखा और उन्होंने कहा मिस्टर जनरल अगर आप आधे घंटे में ये सरेंडर करते हैं तो ठीक है, हम आपको, क्योंकि वहां के लोग भी इनके खिलाफ थे ना, पाकिस्तान के लोग थे, वो भी ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग इनके खिलाफ हो चुके थे, अगर आप सरेंडर करते हैं तो हम आपको यहां से निकालने में सहायता करेंगे, अदरवाइज आप चारों तरफ से घिर चुके हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी, जैकब कहते हैं उस टाइम पर 90,000 ईस्टर्न पाकिस्तान में पाकिस्तान की फोर्सेस थी और 3,000 थे जो ढाका के बॉर्डर पे थे, लेकिन पाकिस्तान के जनरल को यह लगा था कि हम वाकई में चारों तरफ से घिर चुके हैं और चारों तरफ से हिंदुस्तान की फोर्सेस आ चुकी हैं। तो अब देखिए जैकब क्या कहते हैं अपने इंटरव्यू में, जैकब कहते हैं आई डोंट नो व्हाट आई डिड व्हेन आई केम बैक आफ्टर पुटिंग द लेटर हियर, आफ्टर पुटिंग द पेपर देयर, आई वाज जस्ट स्वीटिंग, पसीने में तरबतर हो रहा था और मैं सोच रहा था अरे यार मैंने क्या कर दिया ये। उनको मतलब डर भी लग रहा था कहीं पाकिस्तान के जनरल ने ये एग्रीमेंट नहीं माना, अगर वार हुआ तो हमारे पास तो सिर्फ 3,000 लोग हैं, अगर इनको पता लग गया कि सिर्फ 3,000 लोग हैं तो क्या होगा। तो ये सब बातें हैं। तो हुआ अच्छा ही हुआ, पाकिस्तान के जनरल को डर लग गया था उस टाइम पे, पाकिस्तान के जनरल ने कहा ठीक है हम सरेंडर करेंगे। तो सॉरी फॉर डिस्कसिंग, ये थोड़ा एग्जाम से अलग था, ये काम नहीं आएगा। तो देखिए हम कहा थे, अमेरिका की बात थी, अमेरिका ने किस लिए लड़ाई में साथ नहीं दिया। अब दूसरी बात क्या निकल के आती है, हमने उस टाइम पर जब ये हो गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर लिया, हमारी तरफ से जेएस अरोड़ा थे, उन्होंने
सरेंडर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो साइन किया, और 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। ये दुनिया में सबसे अद्भुत बात थी। और मास्को ने भी हमारा पूरा साथ दिया। मास्को को यानी रशिया को एक नया एलाई मिल गया था भारत के रूप में, और इंडियन फोर्सेस जो यानी उसकी इंडियन ओशन में एक नेवल पावर भी इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे तो यूएसएसआर एक सुपर पावर था, उसको यहां तहां कहां एक अड्डों की जरूरत होती, तो उसको इंडियन ओशन में एक अड्डा मिल गया था। और एक देखिए उस टाइम पर जब वार हुआ था, एक हुज वेव ऑफ पेट्रियोटिज्म जाग गई थी, यानी पूरा का पूरा देश एक साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक तरफ, एक ही धुआं, एक ही भावना उभर कर आ रही थी कि इंडिया को ये वार जीतना है। और जब भी कोई ऐसी चीज होती है हमारा पूरा देश एक हो जाता है, ये अच्छी बात है। यानी कहने को हमारे देश में ना बहुत सारी कास्ट, बहुत ज्यादा रिलीजन्स, बहुत ज्यादा एथनिसिटीज हैं। अब देखिए पीवी सिंधु का मैच था, पीवी सिंधु का ओलंपिक में मैच था, देखिए पूरा का पूरा देश कैसे एक साथ हो गया। यानी नेशंस तो है, मतलब कहते हैं कि बहुत सारे नेशंस हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी जब भी कोई बात होती है हम पूरे रूप से एक साथ हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये यूनिट, तभी तो कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंदिरा गांधी की मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज्यादा प्रेज हुई थी, वो यूएसए से बिल्कुल नहीं डरी। ये एक वाटरशेड मूवमेंट थी, ये वार जीतना हमारे लिए जबरदस्त बात थी। और फिर अब बात आती है शिमला समझौते की, शिमला एग्रीमेंट की। यहा खान ने रिजाइन कर दिया, वहां पर पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो सत्ता में आए, और बात चल रही थी कैसे 90,000 सैनिकों को जल्द से जल्द छुड़ाया जाए, एक समझौता हुआ जाए। तो इंडिया तो हमेशा से समझौते के लिए तैयार था, लेकिन इंडिया में पाकिस्तान को शक की निगाहों से भी देखा जा रहा था कि पाकिस्तान हमेशा जो भी एग्रीमेंट होता है उसका उल्लंघन करता है। तो बार बार बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, महबूब अल हक, ये सारे आए इंडिया में बताने की जुल्फिकार अली भुट्टो इस टाइम सीरियस हैं, बिल्कुल करेंगे समझौता, अच्छे से करेंगे। और न्यू दिल्ली भी ठीक है तैयार हो गया। इवन हमारे लोगों में विरोध था, लोकल सेंटिमेंट ये था कि जुल्फिकार अली भुट्टो को इंडिया में ना आना जाए दिया जाए और एग्रीमेंट नहीं किया जाए इनके साथ में। लेकिन फिर भी इंडिया तैयार हो गया, क्योंकि इंडिया को लगता था कि कैसे 90,000 सैनिकों को खिलाना पिलाना एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और हम देखिए समस्याएं कब तक सहन करते हैं, समस्याएं का हल तो वार्तालाप, ये इंडिया की हमेशा से पॉलिसी रही है। तो इंडिया क्या चाहता था? इंडिया ये चाहता था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन निकले सभी चीजों का, यानी कश्मीर में जिसमें शामिल हो, जो कोई भी फाइट हो, सारी चीजें एक साथ निकले, एक साथ सॉल्यूशन निकले। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता था। वो कहता, पाकिस्तान चाहता था कि अगर कश्मीर खुला तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, बहुत सारी समस्याएं और निकल कर आएंगी। और देखिए उस टाइम पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने साफ साफ कहा था, जब वो शिमला आए उन्होंने पता क्या कहा इंदिरा गांधी को, उन्होंने कहा मैडम अगर मैं कश्मीर की समस्या कुछ ऐसा समझौता करके जाता हूं तो मैं पाकिस्तान वापस नहीं जा सकूंगा, बिल्कुल आई कांट गो देयर, आई कांट डू दिस एग्रीमेंट। तो इंडिया ने भी समझा सिचुएशन को, भाई कश्मीर की समस्या तो नहीं सोल्व हो सकती। लेकिन उस टाइम पे डीपी धार थे, डीपी धार, उन्होंने पूरा जोर लगाया, वो कश्मीरी थे, उन्होंने कहा कि यही टाइम है, 90,000 सैनिक हमारे पास में है, आप कश्मीर की समस्या सोल्व कर लीजिए और यही टाइम है। फिर भी इंदिरा गांधी ने नहीं किया। देखिए ये कहना तो गलत होगा, इंदिरा गांधी ने नहीं किया क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी उस टाइम पर। हम तो यहाँ पर अभी इतिहास को उस रूप से डिस्कस कर रहे हैं जो किताब में लिखा है। तो शिमला एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, तो शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ? शिमला एग्रीमेंट में जो एलओसी की लाइन थी उसको रिस्पेक्ट करने की बात की गई, और दोनों देशों में कोई भी अगर बात होगी तो बायलैटरल रूप से उस जो लड़ाई को सुलझाया जाएगा। कोई यानी बात ये निकल कर आई कि थर्ड पार्टी को मीडिएटर के रूप में कभी भी नहीं लिया जाएगा। तो ये 2-3 बातें थी शिमला एग्रीमेंट में निकल कर आई, जिसे नहीं अपनाया गया। फिर से कारगिल वार हुआ, फिर से पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है, फिर से पाकिस्तान बाद में जो आतंकवादी है हमारे देश में घुसाता है। पाकिस्तान है कि मानता नहीं है। बस यही था 1971 बांग्लादेश वार। थैंक्स गाइस, थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।